नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। मैं अनुराग छिंपा, आपका दोस्त और होस्ट। चलो, आज का विषय है बिंब धर्मी कवि जिनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। अध्याय नंबर है 6 और ये पुस्तिका है कक्षा 12 सृजन हिंदी अनिवार्य। उसी का अध्याय है शमशेर बहादुर सिंह ऊषा कविता। आज इसके बारे में अपने थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। थोड़ा क्यों, हालांकि एक बहुत छोटी कविता है और बहुत छोटी कविता के अंदर भी इतना अर्थ है और इतना प्राकृतिक सौंदर्य है कि अगर वो चीज़ अपने वहाँ चले जाए जहाँ कवि ले जाना चाहते हैं तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं होता साथियों। होता यूँ है कि जब अपने गांव में हों और सुबह के 4-5 बजे हों और वहाँ जब सब उठ जाते हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं, आकाश पे हल्की हल्की कालिमा रहती है और उसे कहते हैं भोर, मतलब सूर्योदय होने से पहले का समय, जिसमें हल्का आकाश काला काले रंग का होता है। उसके बाद में धीरे धीरे सूर्योदय होता है, अरुण सूर्य होता है, लाल सूर्य होता है और उसकी जैसे जैसे सूर्योदय होता है तो आकाश के अंदर एक केसर की भांति क्या फैलती चली जाती है, एक लालिमा फैलती चली जाती है। और फिर धीरे धीरे फिर सूर्योदय होता है, थोड़ा और ऊपर होता है तो वो चमकने लग जाता है, तेज अपना बिखेरने लग जाता है। तब उस नीले आकाश में, तब आकाश का रंग कैसा हो जाता है, पहले काला होता है, उसके बाद में लालिमा युक्त होता है और उसके बाद में हो जाता है नीले रंग का। और उस नीले आकाश में सूर्य की जो चमक है, उसका प्रकाश है, वो इस प्रकार चमकता है जैसे एक नायिका हो और उसकी जो गोरी देह है वो चमक रही हो। और धीरे धीरे ऐसे उषा का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। और यही चीज़ अगर अपने प्रत्यक्ष में देखें तो मित्रों कहना क्या, बस वो हल्का हल्का धुआं उठना, गांव के चूल्हे से गरम गरम फुलके, बड़ा आनंदमय होता है वातावरण। आज उन्हीं शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में अपने बातचीत कर रहे हैं साथियों। देखो, एक समझने लायक मैं आपको बताता हूँ और अपने पहले इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं शमशेर बहादुर सिंह के कवि परिचय के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा आपको समझा देना चाहता हूँ बिंब क्या होता है, क्योंकि ये एक बिंब धर्मी कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि बिंब क्या होता है और ये कहाँ से, कौन से वक्त से संबंध रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ शमशेर बहादुर सिंह जी के बारे में। देखो, समय था 1943 का। समय किसका था? 1943 का। उस समय आगे एक प्रख्यात कवि हुए जिन्होंने संपादन किया किसका? ताड़ सप्तक का उन्होंने क्या किया? संपादन किया। उसके पश्चात इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद वात्स्यायन हीरानंद अगेय, या कह सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। ये इनका क्या था? पूरा नाम था और इन्होंने संपादन किया ताड़ सप्तक का। समय था 1943 को। इसके पश्चात 1951 में, और इसी समय को देखो, जब ये ताड़ सप्तक शुरू हुआ था तो इसी समय को कहा जाता है हिंदी साहित्य के अंदर प्रयोगवाद। तो यहाँ से प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। और प्रयोगवाद का अर्थ है कि कविताओं में नई नई चीज़ों का प्रयोग करना, उपमाओं का प्रयोग करना, प्रतीकों का प्रयोग करना। क्योंकि पहले रीतिकाल में, भक्ति काल में जो प्रयोग हुआ करते थे, जो उपमाएं दी जाती थी, उन उपमाओं से भिन्न प्रयोग करके कविताओं में कुछ दिया गया, कुछ अलंकरण किया गया, तो वो प्रयोगवाद कहलाता है। नए नए प्रयोग करना, ऐसे कवि जहाँ हुए वो प्रयोगवाद कहलाया। और फिर 1943 में अगेय जी ने ताड़ सप्तक किया। ताड़ का मतलब होता है पत्र, या कह सकते हैं पत्रिका। ऐसी पत्रिका जिसमें सप्तक का मतलब 7 कवियों का क्या रहे? समूह रहे और उनकी रचनाएं उसमें रहे। फिर 1951 आया जिसमें दूसरा सप्तक आया, जिसे दूसरा सप्तक बोला गया। और दूसरा सप्तक के अंदर 7 कवि रहे, वही ये भी अगेय द्वारा संपादित हैं। तो 7 कवि कौन कौन से रहे मैं आपको बता देता हूँ। भवानी प्रसाद मिश्र, जिनकी बहुत अच्छी एक कविता है, वो है घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है।
चार बहनें चार भाई, चार भाई चार बहनें, भुजाबाई चार बहनें, ये इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। दूसरे नंबर पे शकुंतला माथुर। तीन नंबर पे हरिनारायण व्यास। चार नंबर पे रघुवीर सहाय। फिर है शमशेर बहादुर सिंह। छह नंबर पे आप कीजिएगा नरेश मेहता। सात नंबर पे धर्मवीर भारती। ये सात जो साहित्यकार हैं ये दूसरा सप्तक में हुए, और जिसमें शमशेर बहादुर सिंह यहाँ पे नाम है, तो ये आप कह सकते हो कि ये प्रयोगवाद के 1951 के दूसरा सप्तक के शमशेर बहादुर सिंह, इससे वो संबंधित है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं बिंब क्या होता है। बिंब क्या होता है साथियों? बिंब का प्रयोग बहुत कवि लोग करते हैं, और ख़ासकर ये इनको कवियों का कवि भी कहा जाता है। और बिंब का तात्पर्य मैं भली प्रकार से आपको समझा देता हूँ आप ही के वातावरण में। देखो, बिंब बना है प्रतिबिंब से। आप साइंस में पढ़े होंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मतलब एक वस्तु की जब छाया गिरती है उस छाया को प्रतिबिंब कहा जाता है उस वस्तु का। तो उससे आप समझ सकते हैं कि वो वस्तु तो नहीं, लेकिन उस वस्तु की छाया तो अपने को दिख रही है, तो वो उस वस्तु का क्या हो गया? प्रतिबिंब। तो उस वस्तु को अपने प्रत्यक्ष में नहीं है, तो उस वस्तु की छाया से कम हमें ये अंदाजा हो जाता है कि वो वस्तु क्या है। मान के चलिए कि आप यहाँ खड़े हो और सूर्य आपके पीछे है, जस्ट आपकी छाया आपके आगे है, और पीछे से मान के चलिए कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई भालू आ रहा है, तो उसकी छाया आपके सामने गिरेगी। तो एक भालू आया है तो उसकी छाया वहाँ बन जाएगी, तो आपको पता चलेगा पीछे भालू है, अपने को हिलना नहीं है। तो जैसे ही दिमाग में आएगा, अपने हृदय में आएगा कि हाँ पीछे भालू है, हिलना नहीं है, हिलेंगे तो पींड पाड़ लिए जाएंगे या अपनी जट पाड़ ली जाएगी, या वो भालू हो सकता है आपके रोड के बटका भर ले, ऐसा कुछ हो सकता है। तो यही बिंब होता है। देखो, कवि का कार्य होता है कि देखो हमारे पास जब अपनी कविताएं पढ़ते हैं, हमारे पास वो वस्तु हो या न हो जरूरी नहीं है। तो कवि क्या करेगा? अपनी कविता के माध्यम से उस वस्तु को आपके हृदय में ऐसे प्रस्तुत कर देगा कि वो वस्तु आपके सामने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा कि वो वस्तु सामने है। और ये बिंब आधारित होते हैं किस पे? ये बिंब आधारित होते हैं अपनी इंद्रियों पर। किस पे होते हैं? इंद्रियों पे आधारित होते हैं। इंद्रियां अपनी होती है 5। इंद्रियां अपनी होती है 5। आपको बता देता हूं। देखो, कान एक तो हो गया। कान ये अपनी इंद्रिय है जो सुनने का कार्य करती है, और इसी से क्या बन जाएगा? श्रव्य बिंब। कान से क्या बन जाएगा? श्रव्य बिंब। ठीक है। दूसरा है आंख। मैंने लिख दिया आंख। ठीक है। आंख के द्वारा देखने का कार्य किया जाता है, तो ये कहला जाएगा दृश्य बिंब, या इसे चक्षु बिंब भी बोलते हैं। तीसरा आता है अपनी जिह्वा। क्या होती है अपनी? जिह्वा। ये जिह्वा है। जिह्वा का कार्य होता है स्वाद बिंब, स्वाद लेना, तो ये हो जाएगा स्वाद बिंब। चौथी है अपनी नाक। तो नाक से क्या बनेगा? घ्राण बिंब। घ्राण बिंब, जिससे सूंघने का कार्य किया जाए। और अंतिम है अपनी त्वचा, और त्वचा का कार्य स्पर्श बिंब। ये ऐसे बिंब होते हैं, और इन्हीं बिंबों का जब प्रयोग किसमें कर दिया जाए?
कविताओं में कर दिया जाए और अपने वो जो वस्तु अपने पास नहीं है उसको अपने पास लेके आ जाए तो उसे क्या कह देंगे, अपने बिंब कह देंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, आप सब आंखें बंद कर लीजिए और ये सोचिए कि आप छत पे खड़े हैं, काले बादल छाए हुए हैं, शाम का समय है और सहसा एक काले लंबे काले कोट वाला आदमी जिसका कोट घुटनों तक है, हाथ में चक्कू लिए हुए आपको दिख रहा है, आप छुपे हुए हो और बारिश की हल्की हल्की बूंदें वहाँ गिर रही है। जैसे ही वो पैर रखता है तो कुछ पानी की बूंदें उछलती है, आप उसको देखते हो, तो ये एक दृश्य बिंब है। या मैं कह दूं कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, चाहे वो, अब कवि यहाँ कह रहा है कि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है और अपने जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अपने वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ परिस्थिति में पहुँच जाएंगे जहाँ बारिश हो रही है और अपने उस चीज़ की कल्पना कर लेंगे। वो दृश्य बिंब है, अपने देख रहे हैं उसको। मैं ये कहूँ कि सूर्य सुबह सुबह साइकिल पर बैठा हुआ घंटी बजाता हुआ आ रहा है, ट्रेन ट्रेन। तो अपने बचपन में साइकिल चलाते थे, उसकी घंटी ट्रेन ट्रेन करते थे, तो वो अपने कानों में गूंजेगी, हाँ सूर्य आ रहा है और ट्रेन ट्रेन करता आ रहा है, एक दूध वाला आ रहा है ट्रेन ट्रेन करता हुआ, तो आपको वो दिखेगा और वो कानों में ध्वनि गूंजेगी, तो वो कौन सा हो जाएगा, श्रव्य बिंब। दृश्य मैंने बता दिया। अब सोचिए शाम का समय है, बारिश हो रही है खूब, आप किसी होटल के सामने से जा रहे हो, गर्मा गर्म कचौरी बन रही है और वो कचौरी वाला प्लेट में उस कचौरी को रखता है और धीरे धीरे उसको फोड़ता है, उसके अंदर लाल चटनी, फिर हरी चटनी, फिर थोड़े छोले, फिर उसके ऊपर कच्चे प्याज, थोड़ा दही और फिर हल्का हल्का काला जीरा और सेंधा नमक उसमें डालता है, तो बस पूछिए मत, मुंह में पानी आ जाता है। तो वो हो गया स्वाद बिंब। नाक से मैं वहां से गुजर रहा था तो गुलाबों की खुशबू मुझे आई, तो आपको गुलाबों की खुशबू वहां आएगी, आप उसको कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे उसे आप। तो अच्छा, स्पर्श बिंब, इससे आपको कठोरता का, मुलायम का, कोमलता का आदि का पता चलता है। मैं ये कहता हूं कि बच्चे दौड़े जा रहे हैं अपने कपास जैसे पैरों से। अब कपास मुलायम होती है, आपकी जस्ट समझ में आएगा, हाँ कोमल होती है त्वचा से, तो वो यहाँ बिंब हो जाता है और यही बिंब धर्मी कवि, इन्हें कवियों का कवि भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं, कविता पे आ जाइए। यहाँ पे प्रातःकालीन जो सूर्योदय है उसका बड़ा मनोहारी वर्णन यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। कैसे एक बढ़िया आप प्राकृतिक चित्रण पेश करते हैं, वो भी बिंबों की सहायता। और बिंब कौन से यहाँ पे यूज किए गए हैं, बिंब यहाँ यूज किए गए हैं घरेलू बिंब। घरेलू बिंब का मतलब ऐसे बिंब जो कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, घरों में प्रयोग किए जाते हैं, तो घरेलू बिंबों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। या विशेष के तौर पर भी लिख सकते हैं, घरेलू बिंबों का प्रयोग बता दूंगा कौन कौन से घरेलू बिंब हैं का प्रयोग आप विशेष में लिख सकते हो। दूसरा, आप विशेष में लिख सकते हो मुक्त छंद की कविता, मुक्त छंद की कविता। इसके अलावा आप तीसरा विशेष ये लिख सकते हो खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, हिंदी का प्रयोग, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा चौथा आप ये लिख सकते हो प्राकृतिक सूर्योदय का मनोहारी चित्रण, का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ये आप लिख सकते हो। चलो अब कविता पे चलते हैं। कुछ एक चीजें मैंने आपको पहले समझा दी ताकि आपको समझ में आ पाए। ठीक है। अब प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यहां तक अपने देख लेते हैं। देखो साथियों, हमेशा याद रखना, ब्रैकेट में जो बात कही जाती है, ब्रैकेट के अंदर, वो हमेशा किस लिए कही जाती है, और अधिक स्पष्ट करने के लिए। ब्रैकेट में बात क्यों कही जाती है, किसी भी चीज को और अधिक, किसी भी विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कही जाती है। कई बार आपने एकांकियों में इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। एकांकियों में आपने देखा होगा कि वह तो बोलने लगा, वह तो फिर बोलने लगा, और ब्रैकेट में दे दिया जाता है रूधे गले से। क्यों दिया जाता है, ताकि अपने भाव उसको ग्रहण कर सकें कि वो बोल तो रहा था लेकिन वो रो रहा था, उसका गला रोते रोते रुकने लगा था, तो इससे अपने को और अधिक भाव होते हैं, वो स्पष्ट हो जाते हैं। अब कोई राजा सिपाही से बोलता है जाओ उससे पकड़ कर लेके आओ, और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं, क्रोध से,
तो अपने को पता चलेगा, अपनी इमेज बन जाएगी, एक कल्पना अपने बना लेंगे कि राजा वो ऐसे करे, जाओ उसको पकड़ के लाओ, और फिर सिपाही कहता है वाट पकड़ो सर, ऐसे खड़के। ओके मैन। तो ब्रैकेट में हमेशा बात को अधिक स्पष्ट करने के लिए अपने देखेंगे कैसे इसमें स्पष्ट किया गया है। ये 4 पंक्तियां अपने देख लेते हैं। देखते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन सूर्योदय का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि जो प्रातः मतलब सुबह का, प्रातः मतलब सुबह, नभ का मतलब होता है आकाश, कि जो सुबह का आकाश था वो बहुत नीला शंख, देखो नीला शंख होता नहीं है लेकिन यहां एक कल्पना की गई है, क्योंकि आकाश जो सुबह सुबह का प्रातः काल का आकाश था वो कैसे रंग का था, नीले रंग का था। ठीक है, इसलिए यहां पे जो आकाश है उसकी समानता या तुलना किसके साथ की गई है, शंख के साथ की गई है। अपने देख लेते हैं। तो शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि जो प्रातःकालीन जो आकाश था वो बहुत ही नीले रंग का था, वो नीले रंग का जो शंख था उसके समान बहुत अधिक नीला था। पहली पंक्ति का क्या हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि सुबह का आकाश नीले शंख के समान बहुत अधिक क्या था, गहरे नीले रंग का था। तो यहां समानता की गई है किसके साथ, आकाश की नीले शंख के साथ समानता की गई है। तो यहां आप उपमा अलंकार कर सकते हो। कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार कर सकते हो, क्योंकि आकाश की समानता है वो नीले शंख के साथ की गई है। भोर का नभ, देखो भोर का अर्थ क्या होता है, भोर का अर्थ होता है सूर्योदय से पहले का जो आकाश होता है, सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है वो भोर कहलाता है। तो सुबह होने से पहले का जो आकाश था वो कैसा था, वो काले रंग का, नीले रंग का, काला नीला दिखाई दे रहा था, और वो देखने में ऐसा लग रहा था कि उसे अभी ताजा ताजा राख से लिपा हो। वो आकाश कैसा दिखाई दे रहा था, जैसे ऐसे लग रहा था कि उसे राख से अभी अभी ताजा लिपा गया हो, और उसके अंदर कुछ नमी थी। उस नमी के कारण ऐसा लग रहा था कि अब ऐसा लग रहा है कि अभी वो लीपने के कारण वो अभी क्या है, गीला पड़ा हुआ है। मैं इन 4 पंक्तियों का फिर से आपको बता देता हूं। तो शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि जो सुबह का आकाश था वो नीले शंख के समान गहरे नीले रंग का दिखाई दे रहा था। वो जो सुबह का आकाश था वो उस जो काले नीले रंग का था वो ऐसा लग रहा था मानो जैसे रसोई के चौके को अभी ताजा राख से लिपा हो, या राख से उसे लिपा गया हो, और नमी होने के कारण वो अभी ऐसा ताजा लिपने के कारण वो अभी क्या था, गीला पड़ा हुआ था। तो यहां मानो आया है कि मानो वह राख से लिपा हुआ हो, तो मानो आ गया। तो यहां कौन सा अलंकार हो जाएगा, उत्प्रेक्षा। यहां दिया नहीं गया लेकिन यहां बताया गया है शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा। अब देखो, राख से लिपा हुआ चौका, चौका क्या होता है, रसोई का फर्श, रसोई का फर्श। तो ये देखो ग्रामीण जो घरेलू बिंब है, ग्रामीण घरेलू बिंबों के अंतर्गत आप बताइए गांव में क्या अपने चौके को राख से लिपते हैं कि नहीं लिपते, गोबर से लिपते हैं कि नहीं लिपते। तो ये घरेलू बिंब हो गया राख से लिपा हुआ चौका। पहला तो ये बिंब हो गया, कौन सा, ये घरेलू बिंब हो गया। इसे आप लिख सकते हो ग्रामीण घरेलू बिंब। ये पहला हो गया घरेलू बिंब, ये पहला हो गया। आगे मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है, कि अब सुबह का जो आकाश था मानो ऐसा लग रहा था कि उसे अभी राख से लिपा गया हो, और अधिक नमी होने के कारण ऐसा लग रहा था वो अभी लिपने के कारण वो ताजा है, अभी गीला पड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई ही हो, या सलेट पर या मतलब अथवा लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो मैं आपको पहले ही बता दिया था कि सुबह का जो आकाश होता है वो काले नीले रंग का, काले काले रंग का दिखाई देता है। अब देखो आकाश काले रंग का है तो राख कैसे रंग की होती है, काले रंग की। तो तभी ये इसमें क्या हो पाई थी, संभावना हो पाई थी। अब धीरे धीरे सूर्योदय हो जाता है तो आकाश में कैसी क्या हो जाता है, धीरे धीरे सूर्योदय होने से आकाश में लालिमा छाने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है कि यह आकाश ऐसा लग रहा था बहुत काली सिल जरा से। अब यहाँ जो काली सिल है,
काली सिल क्या होता है? मसाला पीसने की, मसाला पीसने का पत्थर, पीसने का पत्थर। ये भी अपने रसोई में प्रयुक्त किया जाता है, गांव में प्रयुक्त किया जाता है। अब चटनी वगैरह रगड़ते हैं तो सिल बट्टे का प्रयोग करते हैं, वही ये सिल है जो मसाला पीसने के लिए आदि काम में आती है और प्राचीन समय में तो बहुत काम आती थी। अब आकाश को देखने पे ऐसा लग रहा था कि आकाश किसके समान है? काली सिल के समान है, और उस पे लाल केसर को धोकर, लाल केसर को धोकर या लाल केसर को रगड़कर उसे धो दिया गया हो, धुल गई हो, मतलब उसे सिल को जैसे धो दिया गया हो। क्योंकि आकाश के अंदर पहले काली मां छाई हुई थी आकाश के अंदर, अब धीरे धीरे सूर्योदय हुआ तो वो कैसे रंग की हो गई? लालिमा छा गई है आकाश के अंदर। तो अब आकाश कालीमा था तो उसकी तो तुलना किससे कर दी गई? काली सिल से। और जो लालिमा छाई हुई थी वो उसकी तुलना किससे कर दी? केसर से कर दी गई। तभी उसमें क्या हो पाई? समानताएं हो पाई। तभी ये कवि ये कह रहे हैं कि आकाश किसके समान था? काली सिल के समान था, और उसमें जो लालिमा, सूर्योदय होने से लालिमा छा गई थी, तो उसे देखकर ऐसा लगा कि काली सिल पे किसी ने लाल रंग की केसर को रगड़ कर क्या कर दिया हो? धो दिया गया हो, ऐसा आकाश दिखाई दे रहा था। अथवा ऐसा लग रहा था कि किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक क्या कर दी हो? मल दी हो। या फिर किसी ने का मतलब किसी ने हो जाएगा, या अथवा क्या लग रहा था कि किसी ने स्लेट के ऊपर लाल खड़िया चौक क्या कर दी हो? मल दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब घरेलू बिंब देखो, 2 नंबर पे काली सिल हो गया, 1 नंबर पे ये हो गया, राख से लिपा हुआ चौका हो गया। लाल खड़िया चौक, स्लेट आदि का प्रयोग भी किस में हो जाता है? घरेलू बिंबों के अंतर्गत हो जाता है। ये यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको काली सिल दिखाई दे रही होगी तो आप दृश्य बिंब इसमें कर सकते हो। राख से लिपा हुआ चौका आपको दिखाई दे रहा हो तो दृश्य बिंब आप इसमें कर सकते हो। अब आगे देखिए, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब आगे कवि क्या कह रहा है? अब कवि कह रहा है कि जो आकाश, अब जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा है तो आकाश नीले रंग का हो गया है, और सूर्य जब पूरा उसमें उदय हो जाता है तो वो चमकने लग जाता है, और नीले आकाश में सूर्य की जो चमक है वो चारों ओर क्या कर देती है? बिखर जाती है। सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो आकाश में चारों ओर छा जाता है। उसे देखकर कवि क्या कहता है? उसे देखकर कवि कहता है कि अब सूर्योदय को देखकर ऐसा लग रहा है कि नीले रंग के जल में, यहाँ पे आकाश कैसा है? नीले रंग का है, ठीक है। जैसे नीले जल के अंदर सूर्य की किरणें क्या होती रहती है? प्रतिबिंबित होती रहती है। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है आकाश को देखने पे कि नीले जल में अब किसी नायिका की गोरी, गोर का मतलब क्या हो जाएगा? गोरी, झिलमिल मतलब चमकती, झिलमिल सितारों का मौसम होगा। देह का मतलब क्या हो जाएगा? शरीर, देह का मतलब शरीर, हिल रही हो। जैसे पानी हिलता रहता है, हिलोर खाता रहता है, सूर्य की चमक उसमें गिरती रहती है। तो आप कल्पना में चले जाइए, आप नदी के किनारे हो, सूर्योदय धीरे धीरे हो रहा है, उसकी चमक नदी में गिर रही है तो वो चमक खिलती हुई प्रतीत होती है। उसी को देखकर ये शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं, ये मेरी कल्पना है, मुझे ऐसा लगा तो मैंने आपको बताया, मैंने खुद को एक नदी के किनारे पाया। तो उसी को शमशेर बहादुर सिंह क्या कह रहे हैं कि उस आकाश को देखकर ऐसा लगा कि नीले जल के अंदर किसी नायिका का श्वेत शरीर चमक रहा हो और वो उसमें हिल रहा हो। और अब जो प्राकृतिक सौंदर्य, जो सूर्योदय का प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था, जो सूर्योदय का उषाकालीन जो जादू था, जो क्या था? बिखरा हुआ था, अब वो धीरे धीरे टूटता मतलब समाप्त, टूटना मतलब समाप्त, सूर्योदय का मतलब सूर्योदय, कि जो सूर्योदय का प्राकृतिक मनोहारी चित्रण था जिसके अंदर उषा का वर्णन किया गया है, तो सूर्योदय के अंदर जो उषा की लालिमा थी, उसका जो जादू था, अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। और इस प्रकार जो प्राकृतिक सौंदर्य था वो धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये एक छोटी सी आपकी कविता है जिसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार आया है, उपमा अलंकार आया है। इसके अलावा एक अलंकार आया है मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार ये पहली बार आया है, तो होता क्या है मैं आपको समझा देता हूं। मानवीकरण अलंकार, जब
जड़ वस्तुओं पर, जड़ और चेतन दो प्रकार की वस्तुएं होती है। चेतन अपने हैं, जड़ पत्थर है, पत्थर के अंदर भाव नहीं होते हैं, वो जड़ के अंतर्गत आ जाती है। कि जब जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का क्या कर दिया जाए, आरोप कर दिया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं वृक्षों की पंक्तियां हमारी बात चुपके चुपके सुन रही होगी, बल्कि अपने को पता है कि वृक्ष किसी की बात नहीं सुनते हैं। ऐसा होता तो वृक्ष है नहीं जापड़े ही जापड़ों दे लातांगी दे मुक्का मार दे यार अपने नमोस गए। ठीक है ना, तो ज्यादातर कार्य वृक्षों, चलो ठीक है, आपने देख लेते हैं मानवीकरण अलंकार क्या है। तो मानवीकरण अलंकार में जड़ वस्तुओं पर जब मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाता है वह मानवीकरण अलंकार होता है। यहां किस में आया है मानवीकरण अलंकार, देखिए, नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह है जैसे हिल रही हो। अब जो सूर्योदय की चमक है नीले आकाश में, अब उस नीले आकाश को नीला जल मान लिया गया और जो चमक है उसको क्या मान लिया गया है, एक नायिका मान लिया गया है, जबकि नायिका वहां पर नहीं होती है। तो यहां पे क्या आ गया, इन तीन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार आप कर सकते हो, क्योंकि नीले जल में जो सूर्य की चमक दिखाई दे रही है उस चमक को एक नायिका बनाया गया है और जो हिल रही है उसको देह बनाया गया है, शरीर बनाया गया है। तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार हो जाता है। और इसमें कुछ बचा तो नहीं है मेरे ख्याल से, सब पूरा हो गया। एक बार इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ मैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो सुबह का आकाश था वो नीले शंख के समान बहुत ही नीले गहरे रंग का दिखाई दे रहा था। ये पहली पंक्ति का हो गया। और जो प्रातःकालीन मतलब सुबह होने से पहले के समय का जो आकाश था वो देखने में ऐसा लग रहा था मानो उसे राख से, वह ऐसा लग रहा था मानो जैसे रसोई का फर्श राख से जैसे लिपा हुआ चौका हो, रसोई का फर्श जैसे राख से किसी ने लीप दिया गया हो और उसमें कुछ नमी थी तो ऐसा लग रहा था कि वो ताज़ा भी लिपा गया है, ताज़ा लिपने के कारण वो अभी गीला पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो सुबह का आकाश था वो काली सिल के समान है, जिसपे सूर्योदय के कारण थोड़ा और अधिक सूर्योदय हुआ तो आकाश के अंदर लालिमा छा गई। अरुणोदय हुआ तो आकाश में लालिमा छा गई। उसी देख के शमशेर बहादुर सिंह कह रहे हैं कि जो आकाश था वो काली सिल के समान था और लालिमा छा जाने से ऐसा लगा कि उसके ऊपर किसी ने केसर को रगड़कर उसे धो दिया हो, वो ऐसा लाल रंग का दिखाई दे रहा था। अथवा किसी ने स्लेट के ऊपर खड़िया चौक मल दी हो, ऐसा वो आकाश दिखाई दे रहा था। अब जैसे जैसे सूर्योदय और अधिक हुआ, सूर्योदय की जो श्वेत चमक है, श्वेत प्रकाश है, वो आकाश में चारों ओर फैल गया और उसे देखकर ऐसा लगा कि नीले जल के अंदर किसी नायिका की देह, किसी नायिका की गोरी देह, गोरा शरीर चमक रहा हो और वो उस पानी में हिल रहा हो। और इस प्रकार धीरे धीरे जो सूर्योदय का मनोहारी चित्रण था, मनोहारी दृश्य था, वो धीरे धीरे अब समाप्त हो गया है। ये आपकी कविता हो गई, एक छोटी सी कविता थी। इस प्रकार ये आपका अध्याय भी समाप्त होता है। साथियों, उम्मीद है आपको भली प्रकार से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।